ये वीडियो जो कि स्पेशल फॉर सीटेट ही एग्ज़ाम के लिए है और इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बताऊंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चोल राज्य के नज़दीक का एक नगर। आज हम चोल राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये पहला मैप दिया गया है कि चोल जो कि है कहाँ कहाँ तक उनकी सीमाएँ थी। यहाँ पर सीमाएँ जो कि बनाई गई हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है साइड पर कि यहाँ पर उनका शासन था, जो ये ऑरेंज वाला आप मैप में देख रहे हैं। उर्वियर से तंजूवर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आए, ये इम्पॉर्टेंट है कि कावेरी डेल्टा के मुटियार नामक एक प्रसिद्ध से छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं में रहते थे। उरियर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवारों के विजलन ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर, यानी कि मुटियार कुछ अलग का ग्रुप होगा जिससे उनकी जो कि लड़ाई चली, उनको हराकर उन्होंने इस डेल्टा पर जो कि कब्जा कर लिया, जिसमें ये तंजूवर शहर को निशुभ सुदानी देवी का मंदिर बनवाया, यानी कि निशुभ सुबदानी देवी का जो कि मंदिर बनवाया गया। किसने बनवाया? चोलों ने बनवाया। किसको हराकर? मुटियारों को हराकर। तो ये इम्पोर्टेंट है। किस पर कब्जा किया? डेल्टा पर कब्जा किया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडवों और पल्लवों ने इस इलाके में राज्य का हिस्सा भी वो बन गए। कौन बन गए इसका राज्य के हिस्सा? पांडव और पल्लवी। राजा राज जो प्रथम था, यानी कि प्रथम का मतलब होता है पहला, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुए। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजा राज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम, तो ये इम्पोर्टेंट हुआ। ने उनकी नीतियों को जारी रखा, यानी कि जो उसने राजा राज ने जो भी रूल्स बनाए थे उसे फॉलो किया और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है कि राजा राज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसने जल सेना बनाई। एक पहला राजा जिसने जल सेना बनाई तो वो कौन था? राजा प्रथम था। किसका पुत्र था? राजा राज का पुत्र था। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजा राज और राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजूवर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित मूर्तिकला का दृष्टि का एक चमत्कार हिस्सा था। देखो ये इम्पोर्टेंट है। तंजूवर में एक गंगईकोट चोलपुरम का एक मंदिर बनवाया गया। किसने बनाया? राजा राज और राजा प्रथम द्वारा बनाया गया। इस मंदिर को स्थापित किया गया और मूर्ति कला की दृष्टि से ये बहुत ही एक चमत्कार था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास में विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन चुके थे। ये शिल्प और उत्पादन का केंद्र था और ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा बनाई गई भूमि से ही संबंध जो कि किया गया। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने के लिए खर्च में दी जाती थी जो मंदिर के आसपास में रहते थे। वो क्या काम करते, कौन से होते थे जो इसके लिए काम करते थे? जैसे पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, ठीक है, मेहतर हो गए। तो इस तरह ये मंदिर आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है गंगईकोट का मंदिर। छत जिस पर क्रमशः पतली होती गई, इस पर गौर करें और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमा थी अलंकृत की गई, उन्हें भी देखिए। तो ये गंगईकोटपुरम का मंदिर का जो कि है आपके सामने पिक्चर है जो चोलों द्वारा बनाई गई। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संगीतकार, नृत्यक जो थे, नाचने वाले, और दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान ही नहीं, वह आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति जीवन के भी केंद्र बन चुका था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमा बनाने की मूर्ति, यानी कि कांस्य की बनने वाली मूर्ति। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य पूर्ति जो कि है मूर्ति की गिनी जाती थी और ज़्यादातर प्रतिमाएं जो कि है किसकी बनाई जाती थी? वो देवी देवता के लिए
देवी देवता की बनाई जाती थी, और लेकिन कुछ प्रतिमा जो कि है भक्तों की भी बनाई जाती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चोल आए तो उनके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, और उस टाइम जो कि है कांस्य मूर्तियाँ जो कि है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। जैसे कि आप यहाँ पर एक मूर्ति देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर दी गई है एक मूर्ति, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में। और नेक्स्ट है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए आए विकासों के माध्यम में भी संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई थी। ये शाखाएं बार बार पानी उछालती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। शाखाओं का पानी कृषि और विशेषत चावल की खेती के लिए आवश्यकता प्रदान करता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं से या 6वीं सदी के आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा, और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाने लगा। डेल्टा क्षेत्र को बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे। पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होने लग गया, और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलों को उगाया जाने लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में एक जलधारा होज से नदी की शाखाओं, यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर चित्र 5 यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, इसके ज़रिए नियंत्रण किया गया। इस पानी में खेत से जो कि है सिंचाई के लिए पानी यूज़ किया जाता था। जलधारा जो कि पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए नदियों के नहरों से प्रवाह को संचालित करता है। तो ये जो कि है उस टाइम जो कि ये बना था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप में करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, अन्य जगहों में बारिशों के लिए पानी को इकट्ठा किया जाने लगा, सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, वहां पर श्रम और संसाधनों का व्यवस्था करना होता था। इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाता है, ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को जो किया दिलचस्पी दिखलाई, और वो पूरी ही इसकी हेल्प करते थे ये कामों में करने के लिए। नेक्स्ट है साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां जो कि उर कहलाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा चुका है कि उर क्या है। ये किसानों की बस्तियों का नाम है। संचित खेतों के साथ ये बहुत स्मूथ होती थी, इसलिए इस तरह के गांव के समूह को जो कि है नाडु कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और ग्राम परिषद के नाडु और न्याय करने वाले कर वसूलने के लिए ये प्रशासनिक कार्य जो कि है किया करते थे। और क्या थी? किसानों की बस्तियों को कहा गया था। नाडु क्या था? जो गांव के एक समूह होते थे उसे नाडु कहा गया था। बेलाल जाति के धनी किसानों के लिए केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु को कामकाज करने का एक अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें कई धनी भूस्वामियों की चोल राजाओं की सम्मान के रूप में मोवेदलम यानी कि 3 राजाओं ने अपनी सेवाओं को प्रदान करने वाला वेलन कौन था? वो किसान। और उरियर कौन थे? जिसे प्रधान कहा जाता था। जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र और मध्यपुर में राजकीय पद जो कि सौंपे गए। ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो अब तक के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कटियों का उल्लेख मिलता है। ये जो आप पैरा पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल इसमें क्वेश्चन आता है। वेलालन गई कौन थे? गैर ब्राह्मण किसान भूमि, जिनके पास भूमि नहीं होती थी। ब्राह्दे कौन थे? ब्राह्मणों को उपहार में यानी कि ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी गई भूमि थी, उसे ब्राह्दे कहा जाता था। शालभोग क्या थे? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी जानी। देवदान और त्रुम कुटनी क्या थी? मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। और पल चंदम जो थी वो जैन संसाधनों को दान में दी गई भूमि थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ चुकी थी।
ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय जो कि शिलालेखों और मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम लोग कैसे ब्राह्मणों को सेवा करते थे। निगरंग के नाम पर ज्ञात व्यापारियों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि निगरम कौन थे। भी ये व्यापारियों का एक संघ था। अक्सर शहरों में जाकर ये प्रशासनिक कार्यों का संपादन जो कि करते थे। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तमिलनाडु के चिंगलपूड जिले के उत्तर मेर में प्राप्त अभिलेख में से ये बात का अविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों का दत्त की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यों के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के एक छोटे से टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। फिर एक छोटे से लड़के को कहकर इस टिकट निकाली जाती थी, तो इस तरह वो चुने जाते थे। नेक्स्ट है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मरेर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इसमें से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभा के सदस्य के लिए इच्छुक जो लोग होते थे उनकी मर्जी से ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ को भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास क्या क्या होना चाहिए कि उसे मतलब ये कुछ शर्तें रखी गई थी। अगर ये पूरी शर्त होगी तो आपको भू राजस्व वसूल करने के लिए जो कि चुना जाएगा। तो ये शर्तें कौन सी थी? जिनके पास अपना घर हो, जिनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच हो, जिन्हें वेदों का ज्ञान हो, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें थी। इस तरह भू राजस्व जो कि है रखे जाते हैं। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो और समिति का वो सदस्य नहीं बन सकता था, अगर 3 साल से वो समिति के अंडर है, तो जिसने अपने आप या अपने संबंधियों के खाते में कुछ भी जमा नहीं कराया हुआ, पैसे नहीं कराए हुए जमा, वो जो कि ये चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजों और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खास मुश्किल नहीं था। 12वीं शताब्दी में ताम्रकृत पेरियर पुरमन में ये एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। पलुआ जो कि एक ऐसा समूह जिसमें ब्राह्मण और वेलल प्रायश्चित समाज के बारे में जो कि बताया गया है। बाकी इसमें पूरे जो पैरे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसमें से ना तो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। इसमें अगर पूछा भी गया तो यही इम्पोर्टेंट है कि पलुआ जो कि है क्या है, उसके बाद में कुछ नहीं, कुछ कहानी सी बताई गई है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ आज का हमारे चैप्टर का, तांग वंश के युद्ध का चीन में तंग जो राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं और 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शुनाऊ दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी और तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी कोरियर आया जाया करते थे। कौन सी राजधानी? शिनाऊ। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई ये नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था और इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति ही बैठ सकता था और अधिकारियों को चयन की ये व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक ये जो की है कायम रही। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लो, इसमें से अभी क्वेश्चन तो नहीं आया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं और वीडियो आगे अपलोड जो कि करती रहूं जो कि आपको हेल्प करती रहें। तो मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।